और दूसरी ट्यूशन तो 7 से 8 होती है, उसमें तो ना ऐसे लगता है बस छोड़ दो सर अब तक। ऊपर से हमारे इतनी ट्यूशन में रात को क्यों? ऊपर से टाइमिंग शेड्यूल ऐसा होता है। ऊपर से हमारे इतनी रात का? इतनी रात सेंटर खुला होता है? हमारे यहाँ तो ये पॉलिसी है कि इतनी रात को बच्चे को बिठाना ही नहीं है, क्योंकि बच्चों ने अकेले आना होता है, अकेले जाना होता है, इट्स नॉट सेफ ना। मतलब सर हमें तो बिल्कुल नहीं है। भाई हम लोगों को तो होता है 6 बजे तक खत्म करो। हमारा ट्यूशन खुद 7:32 के हैं। सर को पता ही इसी सेक्टर के हैं। फिर भी और जो टूट गए तो वो बाइक वगैरह से आते हैं। मतलब अरे पहले से ही है। बच्चे को तो 8 बजे अकेले घर जाना है ना। हाँ और वो कोई बात। पहले से टाइम ऐसा ना, मतलब अब इस इंस्टीट्यूट में हम टाइमिंग चेंज करेंगे तो लगेगा कि मतलब है। अब उस इंस्टीट्यूट में पहले से चलता आ रहा है तो पहले से पता है घर वालों को, तो उसी हिसाब से भेज देना। पिछले साल में ऐसे ही था। वो उनकी 3 बजे से वहाँ होती है, पहले 46 में होती है, 46 जाते हैं मैथ की। तो ये जो हमारे इंस्टीट्यूट है वो कंबाइन है, तो उसमें इको की भी चलती है और मैथ और साइंस की भी चलती है, तो फिर 2 कमरे हैं तो फिर वो उसके हिसाब से सारा वो है। चलो हम लोग करते हैं लास्ट क्लास में। एक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई विल नॉट वेट, वो बहुत देर लगा के आते हैं नीचे। आज मैं स्टार्ट करती हूँ, मैंने स्पेशल बोला भी था उन्हें। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सपोर्ट प्रोसीजर करा था, कुछ बिल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जो करेंगे दैट इज ऑफ इम्पोर्ट बच्चे तो प्रोसीजर। आए नहीं ना। लक्ष्य आया हुआ है, ये है। आ जाएंगे। और आज जो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज इम्पोर्ट प्रोसीजर। देखो इम्पोर्ट प्रोसीजर में हम लोग क्या है, हम लोगों ने सामान मंगवाना है। हम लोग पहले क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद हमें भी इम्पोर्ट लाइसेंस चाहिए होगा ताकि हम लोग सामान मंगवा सके। इम्पोर्ट लाइसेंस के बाद हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। मैंने कहा था आज मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। चलो कोई ना, बैठ जाओ, अभी स्टार्ट ही किया जस्ट। देखो हम लोगों ने एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ लिया था। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में क्या था कि जहाँ पे जो बायर है यानी कि जो इंपोर्टर है वो गुड्स को देता है, गुड्स के बारे में इंक्वायरी करके गुड्स का ऑर्डर देता है। एक्सपोर्टर सारा सामान बना के शिपिंग करके इंश्योरेंस करा के शिपमेट से सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करके उसको शिप करता है। इंपोर्ट प्रोसीजर में क्या है कि इंपोर्टर क्या करेगा, देखो इंपोर्टर अपने गुड्स की इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के बाद वो क्या लेगा, इंपोर्ट लाइसेंस लेगा। इंपोर्ट लाइसेंस के बाद फॉरेन एक्सचेंज, देखो अब वो फॉरेन कंट्री के साथ डील कर रहा है। अब जिस मोस्टली क्या होता है जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो जो सेलर होता है ना हमें उस कंट्री की जो फॉरेन करेंसी होती है ना उसमें हमें डील करना पड़ता है। तो इसीलिए जो इंपोर्टर है वो फॉरेन एक्सचेंज लेगा ताकि उसको उसकी कंट्री की करेंसी को दे सके। बट ये होता है कि सेलर अगर कई बार डिमांड करता है कि मुझे आप लोगों की कंट्री की करेंसी चाहिए, तो वो भी बोल सकता है इंपोर्टर को। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ इंडेंट प्लेस करेगा। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट ऑब्टेन करेगा। जो लेटर ऑफ क्रेडिट उसने ले रखा होगा, एक्सपोर्टर ने दिया होगा इंपोर्टर, मतलब एक्सपोर्टर से लेटर ऑफ क्रेडिट लेगा सो दैट वो जो टैरिफ कंसेशन उसको मिल रहा है वो मिल सके। नेक्स्ट है फाइनेंस अरेंज करेगा, पैसा अरेंज करेगा। जो उसने ऑर्डर दिया है उसके लिए पैसा तो देना है ना, तो पैसा अरेंज करेगा। फिर शिपमेंट एडवाइस की रिसिप्ट लेगा। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिटायर करवाएगा। देन गुड्स अराइव होंगे। अराइवल के टाइम पे वो कस्टम क्लियरेंस लेगा एंड गुड्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्लियर? अब एक बार फटाफट से इसको रीड आउट कर लेते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज एन एक्सपोर्ट प्रोसीजर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एक्सपोर्ट प्रोसीजर से आते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, ट्रेड इंक्वायरी। यानी कि फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन इंपोर्टिंग गुड्स इज टू गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज एंड फर्म्स विच एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द इंपोर्टर। यानी कि पहले तो वो ये सर्च करेगा कि कौन सी कंट्री में कौन सी फर्म हमारे जो मुझे गुड्स मंगवाने हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सारी इंफॉर्मेशन गेदर करने के बाद गेदर कहाँ से करेगा, ट्रेड डायरेक्टरी से, ट्रेड एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन से। तो सारी कंट्रीज को आइडेंटिफाई करने के बाद फर्म को देखने के बाद कि वो मेरा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो जो इंपोर्टिंग फर्म होगी वो अप्रोच करेगी ट्रेड इंक्वायरी के लिए। ट्रेड इंक्वायरी यानी कि वो एक तरह से सामने वाले से परफॉर्मा
इनवॉइस मांगेगी कि आप ये गुड्स पर मुझे दे सकते हो इस क्वालिटी का, इस प्राइस पे, सारी चीजें। यानी कि कोटेशन वो है, वो मांगेगी कि प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, साइज क्या होगा, वेट क्या होगा, प्राइस क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे एक्सपोर्ट करने के। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ट्रेड इंक्वायरी। क्लियर। नेक्स्ट आता है दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अब देखो, सर्टेन गुड्स कैन बी इंपोर्टेड, कुछ गुड्स तो हमारे यहाँ कंट्री में फ्री आ जाते हैं विदाउट एनी लाइसेंस, बट कुछ गुड्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इंपोर्टर कंसल्ट करता है एक्जिम से। एक्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इन फोर्स, ताकि वो ये बता सके कि ये जो गुड्स हैं वो फ्री में इंपोर्ट हो सकते हैं बिना लाइसेंस के, या उसके लिए उसको लाइसेंस चाहिए होगा। तो अगर इंपोर्टर को उसके लिए लाइसेंस चाहिए, मतलब वो गुड्स वो तभी मंगवा सकते हैं जब उसको लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस होगा। तो इंडिया में कंपलसरी है कि हर जो इंपोर्टर है उसको रजिस्टर कराना है, किसके पास, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड के पास, या रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास। उसी के बाद जो है उसको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर मिलेगा, देन वो अपने गुड्स को क्या करा सकता है, इंपोर्ट करा सकता है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया में कंपल्शन है कि अगर हमें कोई गुड्स इंपोर्ट भी कराना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इंपोर्ट नंबर होना चाहिए, इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा, किसको, फॉरेन एक्सचेंज को। देखो कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होता है और सप्लायर रिजाइड करता है फॉरेन कंट्री में, तो वो डिमांड करता है कि उसको उसी की करेंसी में क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए। तो इट इन दिस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराते हैं। तो एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है आरबीआई, वो रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन्स को। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो है फॉरेन एक्सचेंज हमें कहाँ से मिलेगा, आरबीआई से मिलेगा। तो फाइल सेंशन होने के बाद इंपोर्टर जो है आरबीआई के पास एक एप्लीकेशन देगा, इंपोर्ट लाइसेंस अटैच करके, उसकी फोटोकॉपी अटैच करके, कि मैंने फॉरेन से ये सामान मंगवाया एंड सेलर वांट कि वो उसकी कंट्री की ही करेंसी में उसे पैसा मिले। तो ये सब चीज करने के बाद वो क्या करेगा, आरबीआई को वो एप्लीकेशन देगा, सो दैट वो फॉरेन करेंसी में अपनी करेंसी को कन्वर्ट करा सके। क्लियर। नेक्स्ट है प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक्सपोर्ट प्रोसीजर याद करो, सेकंड पॉइंट में था। पहला पॉइंट क्या था, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। यहाँ पे क्या है, प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ इंडेंट, ऑफ नहीं आ और आएगा, प्लेसिंग ऑर्डर या इंडेंट। यानी कि इंडेंट का मतलब क्या है, इंपोर्टर अब क्या करेगा, देखो उसको फॉरेन करेंसी भी मिल गई, उसको इंपोर्ट लाइसेंस भी मिल गया, तब फ्रीली वो क्या कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो इंपोर्टर जो है इंपोर्ट ऑर्डर या इंडेंट क्या करेगा, एक्सपोर्टर को जो है ऑर्डर देगा कि आप मेरे को प्राइस, इस प्राइस का, इस क्वालिटी का, इस साइज का, इतनी क्वांटिटी का, सारी रिस्ट्रिक्शन, पैकिंग की, डिलीवरी की, शिपिंग की, मोड ऑफ पेमेंट की, सारी इंफॉर्मेशन देगा कि मुझे ऐसे ऐसे अपना सामान चाहिए, तो वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। क्लियर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसको क्या चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि जब पेमेंट टर्म्स एग्री होंगी इंपोर्टर एंड सप्लायर के बीच में, तो इंपोर्टर को क्या चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो वो आगे किसको दे सके, बैंकर एंड फॉरवर्ड से उसको मिलेगा, ताकि उसको क्या मिल सके, टेरिफ कंसेशन मिल सके। तो देखो जब हम लोग पेमेंट की बात डिस्कस करते हैं तो मैं, मुझे भी तो पता चले ना कि मुझे कितना कंसेशन मिल रहा है, उसी के बाद हम लोग डन करते हैं सारी चीजें। इसीलिए उसको पहले क्या चाहिए होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखो पेमेंट की बात जब डन हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंस को अरेंज करेंगे। तो इंपोर्टर अरेंज करेगा फंड्स को एडवांस में, क्योंकि एक्सपोर्टर सारा सामान एक साथ, सारी पेमेंट एक साथ तो नहीं लेता। जब भी, अगर आप ये इंडिया में ही देख लो, हम लोग किसी को ऑर्डर देकर आते हैं, वो क्या कहते हैं, एडवांस दे दो कुछ। तो ऐसे एक्सपोर्टर को भी एडवांस पे करने के लिए वो क्या करेगा, फाइनेंस का अरेंजमेंट करेगा। इससे क्या होगा कि जो इंपोर्टर की ह्यूज पेनाल्टीज है ना, उसको वो क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। गुड्स लाइंग अनक्लियर्ड एट द पोर्ट ऑफ, एट द पोर्ट फॉर वांट्स ऑफ पेमेंट्स। कई बार क्या होता है कि पोर्ट वाले ने सामान नहीं देते जब तक इंपोर्टर अपनी पेमेंट क्लियर नहीं कर। ठीक है। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, ओवरसीज सप्लायर आफ्टर लोडिंग द गुड्स। यानी कि जो सप्लायर है,
जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स को लोड करने के बाद शिप में डिस्पैच करने के बाद उसको क्या मिलती है, शिपमेंट एडवाइस। और वो किसको देता है, इंपोर्टर को देता है। शिपमेंट एडवाइस हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग कि शिपमेंट का इनवॉइस नंबर क्या है, बिल ऑफ लेडिंग क्या है, शिप का नेम क्या है, डेट क्या है, गुड्स की क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्वांटिटी है, वो सारी इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। शिपिंग करने के बाद जो सप्लायर है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवॉइस हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वो किसको देगा, टू हिज बैंकर, यानी कि इंपोर्टर के बैंकर को देगा, ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन किसको दे सके, इंपोर्टर को दे सके। ये डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करे जाएंगे इंपोर्टर को तभी जब इंपोर्टर जो एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज जो सप्लायर ने क्या किया, ड्रॉन किया, यानी कि जब इंपोर्टर उसका बिल पे कर देगा तभी उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, सो दैट वो पोर्ट से जाकर अपना सारा सामान क्या कर सके, क्लियर कर पा सके। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है दैट इज हमारे पास अराइवल ऑफ गुड्स। अराइवल ऑफ गुड्स, जब गुड्स अराइव हो जाएंगे इंपोर्टर की कंट्री में, जो पर्सन इंचार्ज होगा शिप का या एयरवे का, वो इन्फॉर्म करेगा ऑफिस इंचार्ज को डॉक पे या एयरपोर्ट पे उसके बारे में। तो जो पर्सन इंचार्ज है वो प्रोवाइड करेगा डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। तो जो पर्सन इंचार्ज होगा वो एक डॉक्यूमेंट देगा, इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। द अनलोडिंग ऑफ कार्गो टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो जो सामान हम लोगों ने पोर्ट के थ्रू भिजवाया था एक्सपोर्टर ने, वो तभी अनलोड होगा जब हम इस डॉक्यूमेंट को वहां पर शो करेंगे। लास्ट आता है दैट इज कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स, यानी कि इंडिया में ऑल द इंपोर्टेड गुड्स आर सब्जेक्ट टू कस्टम क्लियरेंस। इंडिया में जितने भी इंपोर्टेड गुड्स आते हैं, यानी कि जो भी हम इंपोर्ट कराते हैं, उनको हमें कस्टम क्लियर कराना पड़ता है, और ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं। एंड इंपोर्टर यूजुअली किसको अपॉइंट कर लेता है, कस्टम एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को, जो ये सारे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्टर को ऑब्टेन करना पड़ता है डिलीवरी ऑर्डर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी। समटाइम शिपिंग कंपनी इशू करती है डिलीवरी ऑर्डर इंस्टेड ऑफ, मतलब शिपिंग कंपनी ही इशू कर देती है डिलीवरी ऑर्डर, उसको एंडोर्समेंट ऑफ बिल नहीं लेना पड़ता तब। तो ये ऑर्डर एनेबल करता है इंपोर्टर को कि वो अपने गुड्स की क्या कर सकता है, डिलीवरी ले सकता है, बट फ्रेट चार्जेस पे करने के बाद। बिसाइड फ्रेट चार्जेस इंपोर्टर को 2 कॉपीज सबमिट करानी पड़ती है। एक होती है, उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन टू इंपोर्ट या लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिसेस, कि जो भी ड्यूज है वो कौन पे करेगा, इंपोर्टर। और वो पे करने के बाद जो भी उनको रिसीट मिलती है उसकी 2 कॉपी सबमिट करानी पड़ेगी। आफ्टर पेइंग डॉक ड्यूज इंपोर्टर को 1 कॉपी वापस मिल जाएगी एज अ रेसिपेंट। फाइनली इंपोर्टर फिल इन द फॉर्म नोन एज बिल ऑफ एंट्री। फिर फाइनली इंपोर्टर को एक बिल मिलेगा, उसका नाम क्या है, बिल ऑफ एंट्री फॉर असेसमेंट ऑफ कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी। एंड वो किसको प्रेजेंट करेगा, डॉक सुपरिटेंडेंट को। एंड बिल प्रेजेंट करने के बाद जो पोस्ट अथॉरिटी है उसको नेसेसरी चार्जेस एंड वो क्या करेगा, जो भी उसका ऑर्डर था उसको दे देगा। क्लियर हो गया। बस ये है कि मोस्टली जो आप लोगों को आता है वो एक्सपोर्ट प्रोसीजर आता है, बट ट्रेड प्रोसीजर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो हम लोगों को वो करना था। तो सबसे पहले वो इंक्वायरी करेगा, यानी कि ट्रेड इंक्वायरी, कि उसका वो सामान कौन सी कंट्री में कौन से फॉर्म से मिलेगा। देन वो इंपोर्ट लाइसेंस करेगा। देन फॉरेन एक्सचेंज ऑब्टेन करेगा। फॉरेन, ये सारी चीजें होने के बाद वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर और इंडेंट, ये करने के बाद उसको लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। लेटर ऑफ क्रेडिट के बाद उसके बाद उसको फाइनेंस चाहिए, पैसा एडवांस में भी देना पड़ता है। देन शिपमेंट एडवाइस, उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ import documents, arrival of goods, custom clearance and release of goods। क्लियर हो गया। ट्रेड इंक्वायरी करेगा, प्रिक्योरमेंट करेगा इंपोर्ट लाइसेंस की, ऑब्टेन करेगा फॉरेन एक्सचेंज को, प्लेस करेगा ऑर्डर और इंडेंट, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, अरेंजिंग ऑफ फाइनेंस, रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, अराइवल ऑफ गुड्स, कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स। क्लियर हो गया। अब उसके बाद लास्ट एक छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर डेट्स भी याद रखना कि ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 1995 में। डेट्स क्यों बोल रही हूँ याद करने के लिए, क्योंकि MCQ में डेट्स पूछ लिया जाता है। क्लियर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ग्लोबल स्टेटस सिमिलर है किसके साथ, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के साथ। एपैक्स इंटरनेशनल बॉडी है जो कंसर्न करती है, सॉल्व करती है ट्रेड प्रॉब्लम्स बिटवीन कंट्रीज एंड एक तरह से
प्रोवाइडिंग फॉरम फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड निगोशिएशन। इसका मतलब क्या है, एक तरह से पीस बना के रखती है ताकि सारी कंट्रीज आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव यही है कि पीस बना के रखना सारी कंट्रीज के साथ, ताकि हम इजीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के कर सके। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है डब्ल्यूटीओ के? फर्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि टू फैसिलिटेट एफिशिएंट एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्स, कि जितने भी वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम, प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड वाइबल एंड ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड मतलब वही शांति से पूरी पीस बनी रहे, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हम लोग क्या कर सके, सारी कंट्रीज आपस में क्या कर सके, ट्रेड कर सके। रिडक्शन ऑफ टैरिफ, टैरिफ को इसीलिए रिड्यूस किया गया, बैरियर सारे इसीलिए खत्म करे गए ताकि हम आपस में सारी कंट्रीज ट्रेड कर सके, जितने भी रिसोर्सेज हैं हर कंट्री को वो प्रॉपरली मिल सके, फुली यूटिलाइजेशन हो सके। इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स, एनकरेज करता है एक्टिविटीज को, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करता है। अब ट्रेड बढ़ेगा तो हम लोगों को लोग भी चाहिए काम करने के लिए, क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम की भी क्या होती है, ग्रोथ होती है, जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव्स? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम, रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड इंप्रूव स्टैंडर्ड्स। चैप्टर भी खत्म, सिलेबस भी खत्म। एक बार दोनों प्रोसीजर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहले एक्सपोर्ट प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले क्या था, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, असेसिंग द इंपोर्टर्स, क्रेडिट वर्थिनेस, देन ऑब्टेन करेगा एक्सपोर्ट लाइसेंस, फिर प्री शिपमेंट फाइनेंस, फिर प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन के बाद इंस्पेक्शन होगी गुड्स की, इंस्पेक्शन के बाद एक्साइज क्लियरेंस, एक्साइज क्लियरेंस के बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, देन रिजर्व कराएगा शिपिंग स्पेस, फिर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, फिर इंश्योरेंस, कस्टम क्लियरेंस, ऑब्टेन करेगा मेड रिसिप्ट, पेमेंट होगी फ्रेट की एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग, प्रिपरेशन होगा इनवॉइस का एंड सिक्योरिंग पेमेंट का। क्लियर? नेक्स्ट है उसके बाद इंपोर्ट लाइसेंस। सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी, ट्रेड इंक्वायरी के बाद क्या करेगा, इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस के बाद फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के बाद तीनों काम हो गए। अब क्या करेगा, क्यों कर रहे हैं ये सब काम, ऑर्डर दे सके, प्लेसिंग एन ऑर्डर और इंटेंट, ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या करेगा, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट के बाद अरेंज करेगा फाइनेंस को, रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, अराइवल ऑफ गुड्स, कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स। ट्रेड इंक्वायरी, प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ इंडेंट, arranging for the finance, receipt of shipment advice, retirement of import documents, arrival of goods, custom clearance and release of goods। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, बाकी सबको याद मत करो, चीजों को समझ के करो कि पहले वो क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर कैसे होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, पीछे से रिवीजन स्टार्ट करते हैं अब, क्योंकि स्टार्टिंग के तो आई थिंक आप लोगों को चैप्टर्स आते हैं और आप लोगों के स्कूल में टेस्ट हो भी रहे हैं, हो भी चुके हैं। इस चैप्टर की केस बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस दूंगी सो दैट आप लोग लिख कर दिखाओ तो रिटर्न प्रैक्टिस हो सकेगी आप लोगों की, नोट्स भी दे दूंगी, रिटर्न प्रैक्टिस भी हो सके, एंड आप लोगों की कुछ वो दूंगी, खुद पहले यहाँ पर सॉल्व करोगे, देन मैं उसका सॉल्यूशन चेक करूंगी। ठीक है, रिटर्न प्रैक्टिस के बाद हम लोग फिर उसके बाद इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। आई थिंक थर्सडे को रख सकते हैं टेस्ट, रख दे टेस्ट थर्सडे को? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थर्सडे को टेस्ट। थर्सडे को डे क्या है? थर्सडे ये डेट थर्सडे को है 11th। मैं नहीं होंगी, क्यों? घर जाओ कब? 11 को। हाँ, बस जिस दिन टेस्ट है उसी दिन घर जाना है। अरे वो बस मेरी 5th एनिवर्सरी है तो पार्टी है, वो सेलिब्रेशन पे 11 को जाऊंगी, 13 को वापस। ओके डन। देन हम लोग अभी एक क्लास और है जिसमें रिवीजन करेंगे इस चैप्टर की,
केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में टेस्ट रखते हैं थर्सडे को। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, चैप्टर खत्म, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। मुझे एक चीज बताओ,